नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेरा ने नरेंद्र मोदी के पिताजी के बारे में किस तरह का अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके वजह से पवन खेरा के खिलाफ उत्तर प्रदेश से लेकर असम तक भारतीय जनता पार्टी के वह कार्यकर्ता जिनका राष्ट्रवाद और इस प्रधानमंत्री के कार्यों में विश्वास है, उन्होंने इनके खिलाफ एफआईआर करवा दिया, मुकदमे दर्ज करवा दिए और उसी को आधार बना के असम की पुलिस 23 फरवरी को पवन खेरा को इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उस समय गिरफ्तार कर लिया जिस समय वह रायपुर के कांग्रेस अधिवेशन में जाने के लिए रवाना हो रहे थे। उसी समय उनको हवाई जहाज से उतार के उनको गिरफ्तार किया गया और उस गिरफ्तारी के बाद किस तरह का नाटक हुआ इस देश में सभी ने देखा। पर वहीं पे कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के सामने उसी हवाई अड्डे पे उसी रनवे पे धरना प्रदर्शन किया गया कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा, जिसमें राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला वहां पे उपस्थित थे। और उसमें नारा क्या लगा उसको पहले सुनिए आप। जी हाँ, इसमें उस नारे में कहा जा रहा है कि मोदी तेरी कब्र खूदेगी, मोदी तेरी कब्र खूदेगी। तो दरअसल ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना ये चाह रहे हैं कि और सिर्फ कहना ही नहीं चाह रहे हैं, अब पूरी कांग्रेस पार्टी ये मान चुकी है कि हम नरेंद्र मोदी को लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव में राजनीति में नहीं हरा सकते हैं। इसलिए अगर अब हमें इस देश में सरकार बनाना है तो किसी न किसी तरीके से नरेंद्र मोदी को इस रास्ते से हटाना होगा। और इसीलिए वो नरेंद्र मोदी की मौत की कामना कर रहे हैं और सिर्फ कामना ही नहीं कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी का जो 2014 के बाद जो स्थिति हो गई है या उससे पहले की भी कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास है लाशों पे राजनीति करने का और प्रधानमंत्री बनने के लिए एक दूसरे की कुर्बानी दे बलि चढ़ाने का। क्योंकि अगर आप कांग्रेस के इतिहास को देखिएगा आज़ादी के टाइम से, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके और राजीव गांधी तक सभी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी न किसी एक का बलि चढ़ाया, उसके बाद ही वो प्रधानमंत्री बन पाए। तो अभी कांग्रेस पार्टी के एक नेता, मध्य प्रदेश का एक नेता, पूर्व मंत्री राजा पटौड़िया का क्या बयान था? दरअसल वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में सम्मेलन में कह रहे थे कि अगर हमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हटाना है तो उनकी हत्या के लिए तैयार रहना होगा। और अब यहाँ पे खुलेआम मोदी तेरी कब्र खुदे की नारा लग रहे थे और वो भी राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के सामने। उसी को नरेंद्र मोदी ने किस तरह से उस नारा को अपने पक्ष में और विपक्षियों के खिलाफ भुनाया है, वो काबिले तारीफ है। दरअसल नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जो यह जानते हैं कि किस शब्द को किस जगह पर कैसे रखना है, क्योंकि वह एक मजे हुए राजनेता है और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने पूरी अपनी जीवन खपा दी इस भारतीय राजनीति को समझने और इसके लिए काम करने में। और इसी वजह से, उसी मेहनत और लगन की वजह से आज वो फर्श से अर्श पे पहुंचे हुए हैं। और उसी गुण का उपयोग करते हुए कल उन्होंने मेघालय के विधानसभा चुनाव के दौरान जो उनकी दौरा था, वो जो सभा को संबोधित कर रहे थे, उसमें उन्होंने क्या कहा, उस बयान को सुनना बहुत जरूरी है। दरअसल उस छोटे से बयान से नरेंद्र मोदी ने तमाम विपक्षियों को धराशायी कर दिया और जनता को सीधा समझा दिया कि ये लोग हमारे खिलाफ क्या सोच रहे हैं। पहले उस वीडियो को सुनिए। और भाइयों बहनों, हमारे देश में हमें इतना आशीर्वाद मिल रहा है, इतना आशीर्वाद मिल रहा है, हर कोने में मिल रहा है, मेघालय में भी मिल रहा है। और इसके लिए
मैं आपका बहुत आभारी हूं। लेकिन इसके कारण कुछ राजनीतिक दल इतने हताश हो गए हैं, इतने निराश हो गए हैं कि उनको लग रहा है जब तक ये मोदी जिंदा है उन लोगों का मेल बैठने वाला नहीं है। मोदी जिंदा है तब तक देश का आशीर्वाद उसको मिलने ही वाला है और इसके कारण उनकी नींद हराम हो गई है और इसलिए आजकल ये निराशा में डूबे हुए लोग, हताश हो चुके लोग, मोदी के मरने का इंतजार करने वाले लोग माला फेर रहे हैं और कब्र खोदने में बैठ गए हैं। अरे कुछ समाज सेवा का काम करो, ये कब तक कब्र खोदते रहोगे? और वो नारा बोलते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। देश कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा। वे कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, देश कहता है मोदी तेरा कमल खिलेगा। भाइयों बहनों, 27 फरवरी को भारी संख्या में कमल फूल के सामने बटन दबाना होगा। जी हाँ, इसमें नरेंद्र मोदी साफ साफ कह रहे हैं कि इस देश के जो लोग हैं उनका जो प्यार मुझे मिल रहा है, पूरे देशवासियों का जो प्यार मुझे मिल रहा है, इस प्यार को विपक्ष के कुछ हताश और निराश नेता पचा नहीं पा रहे हैं और अब उन्होंने मेरी मृत्यु की कामना करना शुरू कर दिया है। वो नारा लगाते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी और जनता कहती है कि मोदी तेरी कमल खिलेगी। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से जो मोदी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के मन में, और कांग्रेस पार्टी नहीं, दरअसल कांग्रेस पार्टी के परिवार, गांधी परिवार, नेहरू परिवार के मन में जहर भरा हुआ है, उसका जवाब किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभ्य और लोकतंत्र के भाषा में दिया है। और यह कोई पहला बार नहीं है, इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी की जो सर्वासर्व जो मलकिनी है सोनिया गांधी, उन्होंने गुजरात चुनाव के टाइम 2007 में किस तरह का बयान दिया था, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने किस तरह से उसे काउंटर किया था, उसके बाद से आज तक गुजरात में कांग्रेस पार्टी उभर नहीं पाई है और धरातल में चली गई है धीरे धीरे। उसी तरह से अब नरेंद्र मोदी ने पूरा मूड बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी के 2024 के लोकसभा तक उन्हें किसी भी छोटे से छोटे गलती को इस तरह से जाया नहीं जाने देना और उसे उन्हीं के गलतियों में फंसा के 2024 में उनकी पूरी कांग्रेस पार्टी की कब्र खोद देनी है। और जिस तरह से उन्होंने आज जनता के बीच में अपने इस पक्ष को रखा, उस तरह से और जिस तरह से जनता का समर्थन उनको मिल रहा था, आप इस जनसभा के दौरान देखिए जनता कितना खुश है, किस तरह का जनता का रिएक्शन है। बॉडी लैंग्वेज को देख के आप समझ सकते हैं जनता के कि किस तरह से जनता और नरेंद्र मोदी के बीच में, पब्लिक और नेता के बीच में एक जुड़ाव होता है, जो संबंध होता है वो बिल्कुल खुल के दिख रहा था इस सभा में। और जिस तरह का रिएक्शन दिख रहा था उससे यही लग रहा है कि वाकई मेघालय चुनाव से लेकर जो अभी 3 राज्यों में हो रहा है और इस साल के अंत तक 9 राज्यों में चुनाव होना है, उन सभी राज्यों में के साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी की कब्र खुदेगी, इसमें कोई शक नहीं है। पर पवन खेरा के उस जहरीले बयान, उस अपमानजनक बयान के बाद जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद जो खेल शुरू हुआ वो और गजब है। दरअसल किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों के लिए बिल्कुल रेड कारपेट बिछा के वेलकम किया जाता है। आपने बहुत से बार ये सुना होगा कि इस देश में न्याय बड़ी देर से मिलती है, अदालतें के चक्कर लगाते लगाते लोगों का चप्पल खींच जाते हैं, फिर भी उनकी फैसला नहीं हो पाते, उनको न्याय नहीं मिल पाता है सही समय पे। पर यह बात बहुत हद तक सही भी है और बहुत हद तक गलत भी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि
इस देश में न्याय सिर्फ गरीब को नहीं मिल पाता है। और अब तो ऐसा लगने लगा है कुछ मामले को देख के कि इस देश में जो हाई कोर्ट है और जो जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो सब सिर्फ गरीबों के लिए बनाया गया है। क्योंकि इस देश में शुरू से ही एक मानसिकता रहा है गरीब और अमीर, और उन्हीं गरीबों के लिए यह कोर्ट बनाए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनके पास अकूत संपत्ति है। क्योंकि आपको क्या आज तक आपने कभी ऐसा सुना कि किसी गरीब आदमी के ऊपर हुए छोटे छोटे गलतियों की वजह से जो उनको परेशानी होती है कानूनी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट सहायता किया हो? क्या आपके आस पड़ोस में या आपके गांव मोहल्ले में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको गिरफ्तार करके पुलिस ले गई हो और 1 घंटे के अंदर में सुप्रीम कोर्ट में उसका केस चला गया और सुप्रीम कोर्ट उसको राहत दिया हो? शायद आप नहीं सुने होइएगा। पर कुछ लोग इस देश में ऐसे हैं जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट रात में भी काम करती है, दिन में भी करती है और घंटे भर के भीतर भी करती है। पर अगर कोई गरीब आदमी अगर चाहे सुप्रीम कोर्ट में अपना केस सुप्रीम कोर्ट से न्याय पाने के लिए, तो शायद उनकी पूरी जीवन बीत जाएगी, पर सुप्रीम कोर्ट में उनकी केस की तारीख नहीं आ पाएगी। जी हाँ, दरअसल सुप्रीम कोर्ट एक अपने कोर्ट के अंदर एक रूल बना दिया है, कुछ नियम तय कर दिए हैं, कुछ दिशा निर्देश तय कर दिए हैं और इस देश के लोगों से कह दिया कि अगर आप इन दिशा निर्देशों को मानते हैं और जो उन्होंने एक योग्यता तय कर दी है सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए, अगर आप उन योग्यता के अंदर आते हैं, अगर आप एलिजिबल है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाइए। आपके लिए सुप्रीम कोर्ट के अलावा इस देश में कोई कोर्ट नहीं है। आपकी डायरेक्ट सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी और इमीडिएट होगी। लेकिन जो योग्यता है, सुप्रीम कोर्ट ने जो योग्यता बनाया है लिखित नहीं है, लेकिन जिस तरह का उनका फैसला उनको देख के अब यही समझ में आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ योग्यता तय कर दी है, जिसमें अगर आपको इमीडिएट सुनवाई करवानी है तो पहला है कि या तो आप कोई आतंकवादी हो, क्योंकि आतंकवादियों के लिए सुप्रीम कोर्ट दिन रात दोनों समय सुनवाई कर सकती है। अगर कोई आतंकवादी है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट 24 घंटा खुली है। किसी भी समय वो जाके सुप्रीम कोर्ट में न्याय मांग सकता है और उनको सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिले ना मिले वो बात की बात है, लेकिन उनके केस की सुनवाई इमीडिएट किसी भी टाइम हो सकती है। दूसरा, या तो आप पैसे वाले हैं और आप सुप्रीम कोर्ट में जो वकीलों का गिरोह है उनमें से किसी एक वकील को हायर करने की क्षमता रखते हैं। जैसे अभिषेक मनु सिंघवी हो गया, कपिल सिब्बल हो गया, उसके बाद प्रशांत भूषण हो गया, इत्यादि कुछ वकील हैं जिनको अगर आप हायर करते हैं तो आपकी सुनवाई इमीडिएट होगी और 1 घंटे के भीतर होगी। क्योंकि जिस पवन खेरा की सुनवाई 2 बजे इसके मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, उस समय 5 जजों की संवैधानिक पीठ किसी दूसरे मामले को सुन रही थी। लेकिन जैसे ही अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में जाता है, 5 जजों की जो संवैधानिक बेंच थी वो उस सुनवाई को रोक के इमीडिएट एक नया बेंच बनाती है 3 जजों की, जिसमें खुद मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 2 अन्य जज होते हैं, और वह उस मामले को उसी समय सुन के और उनको 1 घंटे बाद की 3 बजे के टाइम दे देता है कि हम 3 बजे इस मामले को सुनेंगे। और 3 बजे सुनते हैं और 10-15 से 20 मिनट के करीब में सुनने के बाद पवन खेरा को एकदम राहत मिल जाती है, इमीडिएट राहत मिल जाती है कि आप मंगलवार तक इसको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है। और यह ऑर्डर दिया जाता है मजिस्ट्रेट को कि पवन खेरा को नियमित जमानत दे दी जाए। तो आप बताइए, अगर पवन खेरा जैसे कोई लोग उनको मजिस्ट्रेट के पास या हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट में जाने की क्या जरूरत है? वो क्यों जाएंगे भाई? जब सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि आप सीधे डायरेक्ट हमारे पास आइए, हम आपकी बात सुनेंगे, तो क्यों जाए भला इन कोर्टों में जिनकी हैसियत उनके बराबर नहीं है? किस तरह से आप कपिल सिब्बल के द्वारा आजम खां, उसके बाद मुख्तार अंसारी, उसके बेटा अब्बास अंसारी का केस किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जाता है और एकदम सेम डे जाता है और सेम डे उनकी सुनवाई भी होनी शुरू हो जाती है। पर अगर कोई आम जनता अगर चाहे अपनी केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट से करवाने के लिए,
तो शायद उनकी जीवन बीत जाती है, उनकी केस की सुनवाई नहीं हो पाती है। तो इस तरह का भेदभाव क्यों? और 2 कैटेगरियाँ तो हो गया। पहला तो या तो आप आतंकवादी हैं, तो सुप्रीम कोर्ट आपको तुरंत राहत देगी, या फिर आप भीड़ जुट आप किसी पार्टी का नहीं, विपक्षी पार्टियों का नेता हो, या आप विपक्षी पार्टियों का कोई मेंबर हो, चाहे उस देश का कोई भी विपक्षी पार्टी हो। क्योंकि इस देश में जितने भी भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को छोड़ के जितने भी पार्टियां हैं, उनके सभी नेता का लगभग किसी भी प्रकार का केस, ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो वकीलों का एक गिरोह है, इन्हीं में से कोई एक न एक लेते हैं। और वो सिर्फ नेताओं का केस नहीं लेते, इस देश में जितने भी हिंदू और सनातनी विरोधी केस होते हैं, उनका भी केस वही लड़ते हैं। तो दूसरा ये हो गया। और तीसरा ये हो गया कि अगर आपके पास भीड़ जुटाने की क्षमता है, अगर आप 10, 20, 50 हजार लोगों का भीड़ जुटा सकते हैं, तो भी सुप्रीम कोर्ट आपको तुरंत सुनेगी और तुरंत आपको राहत देगी। क्योंकि आपने किसान आंदोलन पे देखे कि किस तरह से 1.5 साल तक तथाकथित किसान, जो कि खालिस्तान समर्थक आतंकवादी थे, उसमें उन लोगों ने किस तरह का नंगा नाच किया। और आज पंजाब में आप देख लीजिए, जिस किसान आंदोलन से खालिस्तान का उपज हुआ था, और जिस खालिस्तानियों को इस देश के विपक्षी दलों ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उस खालिस्तानी को हवा दिया था और ऑक्सीजन दिया था, आज वो खालिस्तानी पंजाब में नंगा नाच कर रहा है। तो उस किसान आंदोलन पे जो जांच कमेटी बनी थी सुप्रीम कोर्ट का, वो रिपोर्ट आज तक की देश के सामने आया नहीं आया। कोई जज, कोई न्यायाधीश उस पर चर्चा करना चाह रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि काम हो चुका है, खत्म। उनको जो एजेंडा चलाना था वो चला दिए, खालिस्तान को जिंदा करना था वो जिंदा हो चुका है। शाहीन बाग पे पूरी दिल्ली बंधक बनी रही, उसके बाद दंगे हो गए, कितने लोग मर गए, कितने लोगों के घरे दुकानें जल गई, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का क्या रवैया रहा? तो इन सब चीज़ों को देख के ऐसा लगता है कि अगर आपके पास भीड़ जुटाने की क्षमता है, तो सुप्रीम कोर्ट भी आपको कुछ नहीं कहेगी। आप जिस समय सुप्रीम कोर्ट जाइए, आपको तुरंत राहत ही मिलेगा। उसके बाद आज पवन खेरा केस में जिस तरह से इन्होंने घंटे भर के भीतर सुनवाई की है, उसको देखते हुए अब इस देश की जनता को भी लगने लगा है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम व्यवस्था पे इस देश के कानून मंत्री और उपराष्ट्रपति जिस तरह से बात कहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। ऐसे फैसले को देख के जो जनता के मन में सुप्रीम कोर्ट के और कॉलेजियम व्यवस्था के प्रति एक हीन भावना बैठी हुई है, कहीं ना कहीं वो और मजबूत होगी। और इस देश के वो लोग सोचेंगे कि सुप्रीम कोर्ट कैसे कैसे लोगों के लिए रेड कारपेट वेलकम करती है, और इस देश के आम गरीब के लिए वही सुप्रीम कोर्ट है जो लखीमपुर खीरी में 2-3 लोगों की मृत्यु पे, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, गलत थी, दोषी चाहे उसका कोई भी हो, उसे सो मोटो ले लिया। यह वही सुप्रीम कोर्ट है जो बिहार के सारण में जहरीली शराब कांड से 70 लोगों की मृत्यु हो गई, और उस पे जो याचिका गया था सुप्रीम कोर्ट में, उसे उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया कि हम इसे नहीं सुनेंगे, आप हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट इसके लिए सक्षम है। तो क्या जो लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई थी, उसके लिए हाई कोर्ट सक्षम नहीं थी? तो उससे स्पष्ट होता है कि अगर आपके पास भीड़ जुटाने की क्षमता है, तो सुप्रीम कोर्ट आपको तुरंत राहत देगी। और इन्हीं सब विषयों को देख के अब ऐसा लगने लगा है कि इस देश का विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट दोनों कहीं ना कहीं, दोनों के बीच में एक गठजोड़ है, और वो सिर्फ इसलिए है कि जो कॉलेजियम व्यवस्था है, इसमें कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी की लंबी सरकार रही, उनका इन जजों के ऊपर बहुत बड़ा, इन न्यायाधीशों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, जिसका कीमत ये लोग चुका रहे हैं। और एक जरूरी बात और है कि आजकल पवन खेरा इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? कैसे वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वर्गीय पिताजी को इतनी भद्दी गाली दी? तो इसके पीछे, इस विषय को समझने के लिए आपको
एक चीज़ समझना पड़ेगा कि आपको कुछ पीछे जाइए और याद कीजिए, जब इस देश में राज्यसभा का जो चुनाव होने वाला था, उस समय ना कांग्रेस पार्टी ने अपने 10 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी। उस दिन पवन खेरा का ट्वीट क्या था? पवन खेरा ने यह ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई है। तो और इसका कहने का अर्थ क्या था? पवन खेरा यह मान रहा था कि शायद मैं परिवार की चाटुकारिता करने में कहीं न कहीं इन लोगों से पीछे रह गया हूँ, इसलिए मेरा नाम नहीं आया। और अब पवन खेरा उसी चाटुकारिता को पूरा करने के लिए इस तरह की निर्लज्जता और नीचतापूर्ण राजनीति पे उतर चुके हैं, जो यह कांग्रेस पार्टी का चरित्र रहा है। तो आगे चुनाव में जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने आज मेघालय में इनके उस बयान को जनता के सामने रखा, अब देखिए कि विधानसभा चुनाव से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक नरेंद्र मोदी और भी आक्रामक तरीके से इस चीज को देश के जनता के सामने रखेंगे और कहीं ना कहीं देश के जनता का ये धारणा जरूर बन रही है कि कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल नरेंद्र मोदी की हत्या करवाने की साजिश रच रहे हैं। और उसमें कितना कामयाब ये हो पाते हैं वो आने वाले वक्त बताएगा। और इस निष्ठा की राजनीति से कांग्रेस को कितना फायदा होगा वो भी आने वाले वक्त में पता लग जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से, आप सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं हम लोग मोटिवेट होते हैं और कोशिश करते हैं कि और भी अच्छे तरीके से आगे बातों को रखें और काम को करें। धन्यवाद।